नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए और आज जो है हम आपको एक सेट लेकर के आए हुए हैं। पर डे मेरा सेट रहेगा आपका आगामी रेलवे ग्रुप डी का पेपर है और मार्च में आपका बिगिनिंग होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल का। तो आरपीएफ कांस्टेबल में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे ये प्रश्न और आपके रेलवे ग्रुप डी के भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। यदि आप पढ़े हुए हैं तो अपना आप चेक करेंगे कि आपकी पकड़ कितनी अच्छी है और यदि नहीं पढ़े हुए हैं तब भी आप देखेंगे, लगाएँगे। हर टॉपिक से लगभग 23 क्वेश्चन हमारे 23-24 हैं और हर टॉपिक से एक-एक क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछे गए हैं, रेलवे में, है ना? हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए आपको आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये आपका आरआरबी जेईई पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में और ये आपका फ्रैक्शन से है, भिन्न से है। दिया गया 15/16, 24/25 दिया गया है, 15/16 लिखा गया है, उसके बाद बटे 25 लिखा गया है, ठीक है ना? 34/35 लिखा गया है और फिर लिखा गया आपका 19/20। इसमें हमको बताना है सबसे बड़ा कौन है? लार्जेस्ट बताना है, सबसे बड़ा बताना है। इसके तमाम तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं ज्ञात करने के, लेकिन आप थोड़ा-सा कॉमन सेंस आप इस्तेमाल करेंगे तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ ऊपर 15 नीचे 16 है। यहाँ की गैपिंग कितनी? 1 की। यहाँ कितने की गैपिंग है? 1 की। यहाँ कितने की गैपिंग है? 1 की और यहाँ कितने की गैपिंग है? ऐसे कई भिन्न मिलते हैं। ऊपर देखिए छोटा है, नीचे बड़ा है। आप अपने तरफ से कोई भिन्न ले लीजिए। जैसे आप लिख लीजिए 4/5, 4 छोटा, 5 बड़ा, 1 की गैप। दूसरा आप भिन्न ले लेंगे, 4 के बाद कोई और भिन्न ले सकते हैं। आप जैसे ले सकते हैं 6/7 इंची, कोई भिन्न ले सकते हैं। अब इसका यहाँ गुणा करिए और इसका यहाँ गुणा। अब देखेंगे 7 चौक 28 आ गया और यहाँ 5 छक 30। अब इसमें देखेंगे 28 बड़ा कि 30, तो क्या बड़ा होगा आपका? 30, अर्थात 4 बड़ा कि 6 बड़ा, तो 6 वाला बड़ा होगा, ठीक है ना? तो इसी तरह से जिसका अंश बड़ा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो 15, 24, 34 और 19 में सबसे बड़ा हमारा अंश किसका है? सबसे बड़ा अंश हमारा निकल करके आ रहा है 34 का, अतः 34/35 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर, ठीक है ना? ध्यान रखना, समझ रहे होंगे। चलिए इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से दिया गया है, ठीक है ना? फ्रैक्शन नहीं, अब देखेंगे हाँ, ये दशमलव का क्वेश्चन। निम्नलिखित को हल कीजिए, ठीक है ना? अच्छा, अब आपका गुणा करना है। देखिए 5 है, 0.5 है, 0.005 है और 0.005 है और 5। यदि ऐसे प्रश्न मिलने हैं तो आपको करना क्या रहेगा? अंकों का मात्रा गुणा कर लीजिए पहले। कितने कितने अंक हैं? तो देखते हैं 5 है, फिर कितना है? 5 है, कितना है? 5 है और फिर कितना है? 5 है और फिर कितना है? 5। पहले आप इसका गुणा कर लेंगे। तो 55 25 25 125 फिर 25 625 गुणे 5 3125। तो गुणा हम करेंगे कितना आएगा? 3125, ठीक है ना? अब देखेंगे, अब हम पूर्णांक को लेंगे। यहाँ कोई शून्य नहीं था, लेकिन यहाँ देखते हैं इसी पूर्णांक है, डबल जीरो है। आप इसके आगे डबल जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, देखेंगे अब दशमलव की काउंटिंग करें। कहाँ देखेंगे दशमलव? 1 2 3, 3 अंक यहाँ हो गया। उसके बाद 1 2, 2 अंक इसमें हो गया, 1 अंक इसमें। तो 3 4 1 5 5 1 6। अब 6 अंक पर क्या करिए आप? दशमलव लगा दीजिए किधर? लेफ्ट हैंड में। तो आएंगे 1 2, इधर नहीं, लेफ्ट हैंड में दशमलव लगता है। 1 2 3 4 5 6, है ना? 1 2 3 4 5 6, आपका दशमलव कहाँ लगेगा? यहाँ। तो आंसर क्या होगा आपका? 0.3125। ऐसा कहीं विकल्प यदि मिला है तो आपका आंसर हो जाएगा, नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है। तो विकल्प नंबर बी अर्थात आपका दूसरा नंबर विकल्प आंसर, है ना? इस अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। मेरे साथ आप भी क्वेश्चन को लगाइएगा, देखिएगा और यदि समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? तो मेरा एक वीडियो और बनेगा जिसमें मैं टॉपिक वाइज मैं पढ़ाऊंगा, तो भी देख करके आप प्रश्नों को आसानी से समझ, क्योंकि पहला प्रैक्टिस सेट है, अतः हम अभी बेस पर आपको बता रहे हैं, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट पर आपको बताएंगे। 5 7 10 प्रैक्टिस सेट हमारा क्लियर हो जाएगा, तो मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। यदि आप पढ़े हैं टॉपिक को पूरा तब भी आप देखिएगा, अपना स्कोर आप चेक करिए। और यदि आप नहीं पढ़े हैं तब भी आप इसे देखिएगा टॉपिक को कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। रेलवे को लोग हवा बना दिए हैं कि अरे इतना कठिन क्वेश्चन आता है, रेलवे ग्रुप डी का बड़ा कठिन क्वेश्चन आता है। कुछ भी नहीं आता है, मात्र आपको पढ़ना ही। और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं तो जितने भी क्वेश्चन मैथ के 100 का 100% आप आ जाएंगे, है ना? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ये आपका लाभ और हानि का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका? लाभ और हानि का। 1 मिनट हम आ रहे हैं जी।
है ना। हाँ, देखते हैं लाभ और हानि का क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 32 दिया गया आपका, दिया गया आपका, हम 32 हाँ 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। वस्तु है ना, अच्छा आप लिखेंगे, अरे आपने लिखा और यहाँ लिखा क्या आपने, क्लियर है ना। अच्छा, अब वस्तु का ठीक उल्टा होता है रुपया, वस्तु का उल्टा क्या हो जाता है, अब वस्तु कितना है, ये 32 वस्तु है और ये कितना है 38 वस्तु का ठीक अपोजिट रुपया, रुपया कितना हो जाएगा, ठीक है इसका अपोजिट कर लेंगे, 38 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा और 32 रुपये आपका क्या हो जाएगा। आपने खरीदा कितने में, आपने खरीदा है कितने में, खरीदा है 32 रुपये में और आपने बेचा कितने में, रखा है कितने में 38। अब वो 32 का सामान खरीद करके यदि आप 38 में बेचते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा कितने रुपए का, 6 रुपए का आप क्या ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। तो रुपए में लाभ कितना आ जाएगा आपका, 6 रुपया लाभ हो रहा है। अब प्रतिशत लाभ हमको बताना है तो मुझे पता होगा कि प्रतिशत लाभ का फार्मूला आपको पता है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, है ना। आप फार्मूले यदि याद होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। लाभ कितना मिला है 6 रुपया का गुणे 100 और आपका क्रय मूल्य कितना है 32 रुपया है, लिखेंगे कितना हम लोग 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 25 और 4 से डिवाइड करेंगे 4 बटी, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2 से डिवाइड कर लेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 और 25 यहाँ 75 में हम 4 से डिवाइड करेंगे 18 चौक 72 होता है। जब 75 में आप भाग देंगे, 75 में जब आप भाग देते हैं किसका 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 18 चौक 72 आएगा और 0.75, है ना। 78.75 आपका आंसर हो जाना चाहिए, तो विकल्प नंबर हमारा आंसर होगा, ठीक ना, समझ पा रहे हैं। फार्मूला यदि आपको लाभ हानि का पता नहीं है ना, यदि आपको लाभ हानि का फार्मूला पता नहीं है तब आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि 32 का सामान आप लिए हैं और 38 में बेच रहे 6 रुपया का लाभ हुआ, लाभ किस पर हुआ है क्रय मूल्य पर, तब 32 में कितना लाभ 6 रुपया का 6 बटे 32 हो गया। इससे भिन्न में जब भी भिन्न को प्रतिशत में लिखते हैं हम लोग तो गुणे 100 करते हैं, आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18 है ना। अगला क्वेश्चन को देख लिया जाए, चलिए यहाँ देख लेते हैं, ये आपका प्रतिशत का क्वेश्चन दिया गया है। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की क्या होती वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, अगले वर्ष की जनसंख्या क्या होगी। देखिए वृद्धि कमी किसमें होती है, वर्ष के प्रारंभिक मान में, तो वर्तमान जनसंख्या कितना है 20,000 है, तो 20,000 का कितना 10% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 100, आपको निकालना है, कितना निकालना है, तो 20,000 आपकी जनसंख्या है, नया जनसंख्या जब भी होगा तो जो पुराना जनसंख्या है उसी में वृद्धि और कमी होगी, ध्यान रखिएगा। तो नया जनसंख्या हमारा कितना 20,000, तो 20,000 का कितना पहले की जनसंख्या 20,000, 20,000 का कितना निकालना है 110% निकालना है, और जब 110% आप निकालेंगे 11 दूना 22 कितना हो जाएगा 22,000 हो जाएगा, ठीक ना। उस नगर की जनसंख्या एक वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी 22,000, जो कि विकल्प नंबर आपका मौजूद है, आप इसे हल कर सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ ये आपके प्रैक्टिस सेट भी हैं और पीवाईक्यू भी हैं, है ना, अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हैं, है ना। हर टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और मेरा प्रैक्टिस सेट आप देखते रहिएगा तो मान के चलिएगा कि आपका मैथ पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। मैं बेस के साथ भी आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, अभी चूंकि बिगिनिंग है तो इस वजह से अभी मैं फार्मूले पर ही चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, देखते रहिए। देखिए तो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, डरिएगा मत, क्वेश्चन देकर के डरिएगा, इतना आसान क्वेश्चन। देखिए दिया गया है, एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता, एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगे, ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं रहता, ये ठीक है, यहाँ तक तो सही है। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्तियां हैं, कितना बना है 70 पंक्ति है ना। पौधे बी वाले आयत में 28 पंक्तियां हैं, 28 पंक्ति है, और पौधे सी वाले आयत में 42 पंक्ति वाले में कितने हैं 42, है ना। तो बागीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है, देखिए क्लियर कर दिया गया प्रश्न, क्या पूछा जा रहा है, हमको याद क्या करना है न्यूनतम संख्या, है ना। तो जब भी आपके प्रश्न में न्यूनतम मान ज्ञात करना हो, न्यूनतम मान ज्ञात करना हो, है ना, कम से कम से कम मान ज्ञात करना हो, कम से कम मान ज्ञात करना हो, है ना, वहां क्या करते हैं, वहां दी गई संख्या का दी गई
संख्या का लसर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? दी गई संख्या का लसर ज्ञात करते हैं, ठीक ना। अर्थात क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या अर्थात कम से कम संख्या पूछा गया है, अब क्या करिएगा, इसका लसर ले लीजिएगा। अब 70, 28 और 42 का आप लसर ले लीजिए, ठीक ना। तो 70, 28, 42 का लसर 420 आएगा। हम लोग चेक कर लेते हैं। 70 है और आपका मान लीजिए 70 दिया गया और 28 दिया, 70 बटे आप 28 कर लीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 टाइम 70 और 7 चौक 28 और सरल करते हैं तो 5 बटे 2। अब इसका गुणा यहाँ करिए चाहे इसका गुणा है, तो 7 दूना 14, 140 दोनों का लसर और 42 का लसर अलग से बचा हुआ है, ठीक ना। तो 42 से 100 इसको डिवाइड करते हैं, 14 एकम 14, 14 तिया 42। जब इसका गुणा यहाँ करिए चाहे इसका गुणा, तब 42 गुणे 10 करेंगे तो 420 आएगा। तो विकल्प नंबर की हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात 420 कम से कम पौधों की संख्या होगी, है ना। कितना होगा, 420 होगा, है ना। और ऐसे भी आप इसका लसर ज्ञात कर लेंगे। लसर ज्ञात करने का आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी प्रश्न को देखेंगे, देखने में बहुत आसान प्रश्न लग रहे हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप, है ना। प्रश्न का आप देख रहे होंगे तो प्रश्न का आपको तरीका भी पता चल गया होगा, किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देख लिया जाए, यदि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो कितने का हिस्सा, 7:5। ए है और कौन है, ये बी है। 7 एक्स और ये कितना है, रुपया, है ना, अनुपात में। अब देखेंगे रुपया कितना है, तो रुपए में ए और प्लस बी का रुपए में हिस्सा कितना आ रहा है, चेक कर लेंगे। रुपए में हिस्सा कितना है इनका, 2400 रुपया। कितना है, 2400। अनुपात चेक कर लेते हैं, अनुपात में इनका हिस्सा कितना है। अनुपात में ए और बी कितने हैं, इसको चेक कर लिया जाए। अनुपात में 7 और 5 कितना होता है, 12 है। अब 12 एक्स की वैल्यू कितना है, 2400 है ना। अब हमको बताना क्या, सिंगल एक्स बताना है। अब 12 दुना कितना हो गया, 24, एक्स की वैल्यू क्या हो गई। अब हमको बताना होता यदि ए का हिस्सा कितना है, तो 7 गुणे आप 200 कर लेते, 7 गुना 1400 रुपया, है ना। और यदि बी का बताना रहेगा दूसरे का, 5 गुणे 200 करेंगे, कितना आ जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तो दूसरे का हिस्सा हमको बताना रहेगा। अतः विकल्प नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते होंगे आप समझ रहे होंगे। समझिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, आगे भी बताइएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, दिया गया है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए और उस पर प्रत्येक 5% की तो क्रमिक छूट दी जाए। कितना छूट दी जा रही है, 5-5% की छूट दी जा रही है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, उस विक्रय मूल्य से कितना अधिक। रुपया हमको पता नहीं है तो तुरंत क्या मान लेंगे, माना। माना पहले दाम कितना था उसका, पहले दाम था कितना, दाम 100 रुपया। कितना था, 100 रुपया था। इसलिए बाद में दाम कितना हो गया, बाद में तो 100 रुपया दाम था, अब 100 का कितना हुआ, 20% बढ़ गया। कितना हुआ, 120। ध्यान रखिए कितना, 120%। अब दाम उसका कितना हुआ, पहले पहले दाम था 100 रुपया, अब बाद में दाम 100 का 120%। अच्छा, अब इस पर छूट दिया गया, कितना छूट, 2 बार छूट दी। ध्यान रखिएगा, दाम यदि बढ़ रहा है, वृद्धि है, लाभ है तो 100 में जोड़ते हैं, और यदि हानि है क्या करते हैं, 100 से घटाते हैं, और यदि छूट दिया जा रहा है तभी हम से घटाते हैं। अब दो छूट है, कितना है, 5%। ये भी 5% का डिस्काउंट है, इस पर भी 5% का डिस्काउंट। तो 100 से जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 95%। और फिर हरदम 100 से घटाया जाता है प्रतिशत को। देखिए लाभ है, 100 में जोड़ेंगे, जितना बार है उतना बार 100 में बढ़ रहा है तो जितना बार उतना बार 100 में ऐड करेंगे। हानि है उतना बार 100 से घटाएंगे, है ना। छूट 2 बार है तो 2 बार 100 से घटाएंगे। 95% और गुणे 95 क्लियर है। अच्छा, अब ये पूरा डिवाइड हो गया, हम 0 से 0 को काट लेते हैं। 95 गुणे 95 जब आप करेंगे, 95 और 95 का गुणा आपस में जब करते हैं तो 5 में 25 हुआ, 10 बचे 50 हुआ, है ना, 90, ठीक ना। का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, और फिर इसमें किसका गुणा करेंगे हम लोग, 12 का गुणा कर लेंगे। 12 पचे 60 आ गया, है ना। और 12 गुना 24 और प्लस 6 कितना हुआ, 30 आ गया। और 12 नवा 108 और बटे कितना हो गया, 3 जीरो है तो 3 जीरो हमने लगा दिया, काट दिया 108.3, है ना। अच्छा, पहले दाम कितना था, 100 रुपया, है ना। अच्छा, अब दाम कितना हो गया, 108.3, ज्यादा की कम, ज्यादा हुआ है ना। देख लेते हैं, पहले दाम कितना था, 100 रुपया था, अब दाम कितना हुआ, 108.3। 8.3% की क्या हो गई है, वृद्धि होगी।
तो विकल्प नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो नया दाम कितना होगा, पहले वाले दाम से 8.3% की वृद्धि होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देख लें हम। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए जान बाबू आ गए। जान 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में कबाड़ी काम करता, 2 लाख रुपए में खरीदता है। कितने में खरीदा, 2 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10। ये क्या किया, इनमें से उसने इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में 3 लाख रुपया खर्च कर दिया। अब 3 लाख रुपया क्या किया, वो खर्च किया है ना। तो टोटल खर्चा कितना हुआ, 5 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, 4 लाख। अब मूल लागत उसका कितना हुआ, मूल लागत मानेंगे कितना, बेचने से पहले जो भी खर्च किया जाता है उसको हम मूल लागत कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं ना। तो मूल लागत कितना हुआ उसका, 5 लाख। 2 लाख लगा, अब 3 लाख और लग गया, कितना हो गया, 5 लाख। अब 1 लाख रुपए में ट्रैक्टर को क्या किया, बेच दिया। 40% का कुल लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टरों का औसत विक्रय मूल्य क्या है ना। अच्छा, आप देखेंगे 40% का यदि आप लाभ लेंगे, लाभ लेने पर उसका विक्रय कितना होगा, विक्रय आप कितने में करेंगे, तो अब देखेंगे कितने में आपने खरीदा था, तो खरीदा था आपने 5 लाख में। खरीदा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, हजार, लाख, 5 लाख में। अब 40% यदि आप लाभ लेंगे, कितने में बेचेंगे, 140%। ध्यान रखिएगा, लाभ रहेगा 100 में जोड़ेंगे, हानि है 100 से घटा, है ना। जब भी आपको विक्रय लाभ और हानि का गुणा हम क्रय मूल्य पर ही करते हैं। क्रय मूल्य हमारा 5 लाख है, कहेंगे सर जी तो खरीदा था 2 लाख में, लेकिन 2 लाख में खरीदा था, उसके बाद 3 लाख और लगा दिया ना, कितना हो गया उसका, 5 लाख हो गया ना। तो हम देखते हैं वो 15, 14, 25, 70, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, 7 लाख उसे चाहिए। 7 लाख में 7 लाख में क्या किया उसने, बेच दिया, कितना, 1 लाख। 7 लाख में क्या किया, ये देखिए 1 लाख रुपया क्या किया वो, ये पहले बेचा था, पहले 1 लाख बेचा ना, तो बचा कितना, 6 लाख चाहिए। कितना चाहिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, ठीक ना। कितना चाहिए, 6 लाख रुपया उसे चाहिए। कितना चाहिए, 6 लाख रुपया। अब 6 लाख के लिए ट्रैक्टर कितना बचा हुआ है, उसके पास कितने ट्रैक्टर बचे हुए हैं, 3 ट्रैक्टर बचे। कितने ट्रैक्टर, 3 ट्रैक्टर बचे हुए। अब 6 लाख रुपया टोटल चाहिए और 3 ट्रैक्टर उसके पास बचा हुआ है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं एक ट्रैक्टर कितने। तो 6 लाख रुपया यदि उसे चाहिए और एक ट्रैक्टर भी, ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर हैं, एक ट्रैक्टर की कीमत कितनी होगी, 2 लाख रुपया एक ट्रैक्टर की औसत कीमत होगी। क्या देंगे आप, 2 लाख रुपया औसत कीमत एक ट्रैक्टर की होगी। विकल्प नंबर सी आप आंसर इसका दे, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देख लिया जाए। हाँ, आप देख लीजिए, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपकी आरआरबी एनटीपी से ही है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से क्वेश्चन है ना। आप भी देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन को आप एग्जाम कर सकते हैं, नहीं देखेंगे, है ना। यदि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत पहले टॉपिक को पढ़ चुके हैं, तो अपना अभी आप परीक्षण से चेक कर सकते हैं कि कितना आप सारे टॉपिकों पर आप पकड़ बना करके रखे हुए हैं रेलवे के लिए, है ना। और जरूरी नहीं कि सिर्फ रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे। भारत से काम का 48% 8 दिनों में पूरा करता है, कितना करता है, 40% करता है, कितने दिनों में, 8 दिनों में। अच्छा, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा पता नहीं है एक्स, मान लीजिए इसका टोटल काम चेक कर लेते हैं। 8 बचे 40, 5 से काट लेंगे, कितना गया आपका, है ना। तो पारस किसी काम को कितने किया, क्या क्लियर है ना। जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% करते हैं। दीप्ति और प्लस पारस जब मिलते हैं तो 10% कितने दिन में करते हैं, 1 दिन में करते हैं। अच्छा, टोटल कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% काम करने में कितना दिन लगा देंगे दोनों मिलकर के, है? अच्छा, अब दीप्ति और प्लस पारस दोनों मिलकर कितना दिन लगता है, 10। समझ पा रहे हैं ना। 40% काम करने में पारस 8 दिन लगा दिया है, तो 100% काम करने में कितना दिन लगाएगा, याद कर लेते हैं एक समान करके। 8 पचे 40, 5 दूना 10। पारस अकेले काम को करने में 20 दिन लगा दिया, है ना। दीप्ति के साथ जब दीप्ति और पारस दोनों मिलते हैं तो 10% काम करने में 1 दिन लगाए हैं। 10% काम करने में 1 दिन, तो 100% काम करने में कितना दिन पता नहीं है, याद कर लेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10। दीप्ति और पारस मिलकर काम को करने में कितना दिन लगाएंगे, 10। अच्छा, अब आप चेक करेंगे, कह रहा है, हाँ ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहा है काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा कितना समय लगेगा, है ना। अब क्या करेंगे,
दीप्ति और प्लस पारस की क्षमता में से क्या करेंगे, पारस की क्षमता को घटा देंगे। क्या मिलेगा, दीप्ति का मिलेगा ना। तो दीप्ति और पारस का क्षमता 1/10 है। इसी काम को 10 दिन में करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता 1/10 है ना। अच्छा, पारस के लिए 20 दिन में करता है, इसकी कार्य क्षमता 1/10 1/20 को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं ये 20 है और यहाँ 10 है, किसकी कमी है, 2 की। 10 गुना 20, ऊपर भी क्या करेंगे, जब हल करेंगे 2 में से 1 गया, 1 आ गया और नीचे कितना 30, 1/, तो दीप्ति की क्षमता कितनी है, 1/20, इसलिए काम कितना दिन में करेगी, 1/1 बराबर कितना दिन, 30 दिन में दीप्ति काम को कंप्लीट पूरा, है ना। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। दीप्ति और पारस हम चेक करेंगे पूरा काम क्या है, पूरा काम के लिए आप लसन लीजिए, 10 का लसन लेंगे कितना, अब इनके एक दिन का काम हम चेक कर लेंगे, एक दिन का काम इनका क्या हो रहा है। तो पारस अकेले 20 काम को करने में 20 दिन, एक दिन में कितना काम, एक काम। दीप्ति पारस 20 काम करने में 10 दिन, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम, है ना। अच्छा, अब देखेंगे दीप्ति का समय हमको ज्ञात करना है, चेक करेंगे पूरा काम कितना करना है और बट्टे दीप्ति का एक दिन का काम चेक कर लेंगे, क्या इसका काम क्या है, पूरा काम कितना है, 20 काम है। और दीप्ति दिन में कितना काम करती है, तो दीप्ति पारस मिलकर के 2 काम करते हैं, इनमें से पारस का काम घटाते हैं, पारस को निकाल दें तो बचेगा कितना, एक ही ना। दीप्ति कितना दिन में कर रही है, एक दिन में कितना काम, एक काम ना, तो क्या करेंगे, एक से हम भाग देंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 20 दिन। आंसर क्या देंगे आप, 20 डेज, है ना। तो विकल्प नंबर हमारा 20 का आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा, जस्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप देखिएगा, हर क्वेश्चनों को आप ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं, श्रीमान शर्मा, शर्मा जी, उसके बाद पिताजी हैं श्रीमान गुप्ता और श्रीमती सिन्हा, उसके बाद कौन है, सिन्हा जी। व्यवसाय में क्रमशः 40,000 रुपया कितना लगा दी है, हाँ 40,000, 4,000, ढाई दहाई सैकड़ा हजार, 4,000। पिताजी कितना लगा दी हैं, 8,000, 8,000 नोट, और सिन्हा जी कितना लगा दिए, 6,000 नोट कर निवेशित करते हैं। ये 4,000, ये 8,000 और ये 6,000, 4,000, 8,000, 6 महीने के बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय छोड़ देते, शर्मा जी छोड़ देते कितने महीने बाद, 6 महीने। तो आगे हमको बताना है, यदि 8 महीने में के बाद 34,000 रुपया का लाभ हुआ हो तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना था। अब देखेंगे हम लाभ कैसा पाते हैं, कितना पैसा लगाएंगे, जितने समय का उतने समय का उतने रुपया का हमको लाभ मिलेगा। तो शर्मा जी का पैसा कितने समय तक लगा रहा, 6 महीना, 6 महीने बाद पैसा निकाल लिए हैं, कह रहा ना। व्यवसाय कितने महीने तक चला, 8 महीना, इनका पैसा कितने समय तक लग रहा, 8 महीना, इनका पैसा कितने समय तक लग रहा है, ये भी निकाले नहीं तो कह रहा ना, कि 6 महीना बाद पैसा निकाले हैं, इनका पूरा समय तक लगा रहा और इनका पूरा समय, ये इनकी पूंजी है और इनका क्या है, समय है, तो लाभ क्या होगा, पूंजी और समय के गुणनफल में हम लाभ को बांट दें। आप जितने समय के लिए पैसा लगाएंगे बैंक में, उतने समय का उतने रुपए का आपको लाभ दिया जाएगा, है ना। अच्छा, हम देख लेते हैं, आप चाहेंगे तो आप सरल कर सकते हैं, 0 0 काट सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरल कर सकते हैं। 4 से काटेंगे या 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 से काट लेंगे 4, 2 से काट लेंगे, है ना। यहाँ भी आप सरल कर सकते हैं, चाहेंगे नहीं तो रहने देंगे। 6 गुना 12 रुपया इनको लाभ मिलेगा और 8 चौक 32 रुपया इनको लाभ मिल रहा है और 8 त्रिक 24 रुपया लाभ इनको। और भी यदि आप सरल करेंगे तो देखते हैं, 4 से 4 तियाँ 12, 4 से 4 बटी 32 और 4 से 6 चौक 24, है ना, बराबर ना। इन्हें 3x लाभ मिला है, इनको 8x मिला है, अनुपात में इनको अनुपात में लाभ है, ठीक ना। अच्छा, अब देखेंगे रुपए में लाभ कितना है, तो रुपए में तीनों का लाभ ए बी सी अर्थात शर्मा सिन्हा और गुप्ता जी को कितना मिला है, 34,000 मिला, कितना 34,000। और अनुपात में तीनों को लाभ कितना मिला है, शर्मा सिन्हा और गुप्ता जी को, है ना। अनुपात में तीनों लोग मिलकर के कितने हैं, तो जोड़ेंगे हम लोग 8 और प्लस 6 प्लस 3 को, 8 3 11 6 17, कितना हुआ, अनुपात में 17x है, 17x की वैल्यू कितना दिया गया है, 34,000 है। सिंगल एक्स की वैल्यू क्या होगा, 17 गुना 34 कितना, 2,000 रुपया, ठीक ना। एक्स की वैल्यू क्या आ गया, 2,000। अच्छा, अब आपको ज्ञात क्या करना है, किसका हिस्सा, श्रीमान गुप्ता जी का। गुप्ता जी देखेंगे ना, तो गुप्ता जी को कितना लाभ मिलेगा, 8x ना, 8x की वैल्यू क्या होगा, 8 में आप 2,000 का गुणा कर लीजिएगा, है ना, 8 गुना कितना हो जाएगा, 16,000 रुपया
गुप्ता जी लेकर के चले गए, ठीक है ना। तो गुप्ता जी के खाते में कितना जाएगा, लाभ का हिस्सा 16,000 रुपया जाएगा, जो कि विकल्प नंबर हमारा डी में मौजूद है। अतः आंसर क्या देंगे हम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए एक और भी ऐसे क्वेश्चन है आपके, टेस्ट आगे देख लेते हैं ब्याज की। अब देखेंगे ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन शायद लग रहा है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित 3 वर्ष है, 3 वर्ष का कोई धनराशि, ठीक है ना। धनराशि 2 वर्ष में रुपए 10,164 हो जाती है। निवेशित की गई धनराशि कितनी, देखिए थोड़ा हम स्टेप, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि, ये नहीं है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,164 हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी, तो क्या बताना, निवेशित की गई। अच्छा, मूल धनराशि हमारा कितना मान लेते हैं, 100 रुपया मानते हैं। रेट कितना हमारा 10%, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। क्लियर है ना। देखिए ये हमारा मूल धनराशि है और ये क्या हमारा किस रेट पर, 10% के। हमने 100 रुपया जमा किया हुआ कितना, 110। आप ऐसे अनुपात बना लीजिएगा, हम सरल कर लेंगे, 10/11 हो गया। अब कितने साल का पैसा लेना हमको, 2 साल का। तो पावर कितना रखेंगे, पावर बना लेंगे, कितना पावर बनाएंगे, 2 का। 2 का जब हम पावर बनाते हैं तो 10 का वर्ग कितना होगा, 100, इसका वर्ग कितना होगा, 121, है ना। आप 100 रुपया जमा करेंगे तो 121 रुपया पाएंगे, ठीक है, अनुपात में। ये मूल धनराशि और ये क्या है, मिश्र धनराशि। अच्छा अब देखेंगे क्या है, हो जाती है, तो ब्याज नहीं है, ये क्या है, ये आपका मिश्रधन है, ठीक है ना। तो रुपए में मिश्रधन कितना हो रहा है देख लेते हैं। रुपए में मिश्रधन कितना हुआ है, देखते हैं कितना, 10,164 और अनुपात में मिश्रधन कितना हो रहा है, पात में आपका मिश्रधन कितना है, देखते हैं 121। 121 से एक्स की वैल्यू 10,164 है, ठीक है ना। अब सिंगल एक्स की वैल्यू क्या होगा, जब सिंगल एक्स की वैल्यू आपको याद करना होगा, आप तुरंत क्या करिएगा, 121 से आप भाग देंगे, है ना। तो 9296, ठीक है ना। देखेंगे आप सरल कर लेंगे चाहेंगे तो, चाहे आप डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है ना। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं और सरल भी 11 से डिवाइड भी कर सकते हैं, है ना। अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 की में 121 होगा, 11 से इससे डिवाइड करेंगे, 11 नवा 99 होगा, 99, 11 दूना 22, 11 चौक 44, है ना। फिर आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 88 हो गया, 11 चौक 44 कितना हुआ, 84, 84। एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 84 हो गया। अच्छा अब आपको बताना क्या है, धनराशि, धनराशि कितना है, 100 एक्स है ना। अब 100 में किसका गुणा करिएगा, 84 का गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा, 8400 रुपया आपने क्या किया था, जमा किया था। रुपया कितना जमा किया गया है, 8400 रुपया। तो विकल्प नंबर भी क्या हो जाएगा, सी हमारा आंसर होगा, क्या हो जाएगा हमका, 8400 रुपए। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। जब मूलधन राशि 100 रुपया आपने जमा किया है, 10% रेट पर 110 हुआ, हमने 0 को काट दिया था, संपाति 11 हो गया। 2 वर्ष रहेगा तो वर्ग करेंगे, 3 रहेगा घन करेंगे, 4 रहेगा चतुर्थ करेंगे, 5 रहेगा पंचमूल, है। 2 वर्ष आपने 2 पावर रखा, 2 पावर रखा, 2 का पावर 100 हो गया, इसका पावर 1 to 1 तो 21 हो गया। अब इनमें से वैल्यू किसकी दिया गया है, 10,164 मिश्रधन है, इसका वैल्यू अनुपात में 121 एक्स की वैल्यू 10,164, सिंगल एक्स की वैल्यू आप जब भाग दिए होंगे, अब भाग दे लीजिएगा, ठीक है ना। 84 आया तो हमारा मिश्रधन मूलधन पूछ रहा है, मूलधन हमारा 100 एक्स है, 100 एक्स की वैल्यू कितना हुआ, 100 गुणे एक्स करेंगे 84, कितना हो जाएगा हमारा, 8400 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दिया गया 38% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त बिलियन में चीनी की मात्रा 71%। प्रश्न आपके सामने दिखाया जाए, ठीक है ना। हाँ लगाइए, बताइए। अब देखेंगे, ज्यादा इसमें टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं, बस आप इसमें देखेंगे, चीनी की 68% चीनी वाले 1 बिलियन की 90 ml मात्रा में, पहले चीनी कितनी, इसको हम चेक कर लेते हैं। पहले चीनी की मात्रा कितनी है, तो जो बिलियन है, बिलियन, तो बिलियन का कितना है, 38, बिलियन कितने लीटर का है, 90 ml का है। तो 90 का जब 38 आप निकालेंगे, तो से 0 काट लेते हैं, सरल कर लेते हैं, 9×72 का 2 हो गया, और 9×27 और प्लस 7, ठीक है ना। 9×72 का 2 हुआ, हाथ में कितना आपका 7, 9×27 प्लस 7 कितना हुआ, 34। और जब आप 10 से भाग देंगे तो 34 दशमलव, तो चीनी की मात्रा बिलियन में कितनी है, पहले चीनी की मात्रा कितनी है, 34.2 ml। अच्छा अब देखेंगे, अब मिलाया क्या जा रहा है आपको, कह रहा है
कितनी मात्रा, कितनी पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया गया है यहाँ, ध्यान रखिएगा, क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, क्या मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। बहुत आसान प्रश्न, क्या मिलाया गया, पानी, ताकि प्राप्त विलयन में चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। अच्छा देखेंगे बदलेगा क्या, हम जब पानी मिलाएंगे तो पनिया बढ़ेगा, चीनी के मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, प्रतिशत में परिवर्तन होगा। चीनी पहले कितना है 34.2 ml, तो चीनी उतना ही रहेगा, चीनी की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा, पानी में परिवर्तन होगा, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं ना, पानी घटेगा अथवा बढ़ेगा, चीनी आपका वही रहेगा। हाँ, पानी का प्रतिशत और चीनी का प्रतिशत ये परिवर्तन होगा। अब देखते हैं चीनी हमारा कितना है 17.1%। और देखिए बाद में प्रतिशत में चीनी कितना हुआ है 17.1%। अच्छा, और बाद में चीनी मात्रा में कितना हुआ है, तो चीनी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना चीनी पहले था उतना ही चीनी रहेगा, सिर्फ पानी बदल रहा है, तो बाद में चीनी कितना रहेगा 34.2 ml ही रहेगा। ध्यान रखिएगा, कितना चीनी पहले था, चीनी उतना ही बाद में भी रहेगा मात्रा में। तो 17.1% की वैल्यू है 34.2 ml। अच्छा, अब हमको पूरा बिलियन बताना है, पूरे बिलियन की वैल्यू कितनी होती है 100%, हरदम 100% प्रतिशत है, पूरा वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम 100% तो आपको पता होगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगा पता नहीं है, एक्स कर लेते हैं, 17 दूना 34 कितना बार गया, 2 बार गया, यहाँ भेजे, हम यहाँ भेजे, एक्स की वैल्यू कितना हो गया 200। तो बाद का जो बिलियन है, बाद में 200 ml है ना? अच्छा, और पहले कितना बिलियन था 90 ml था, ठीक ना? अर्थात क्या हुआ, पानी बढ़ाया गया, कितना 110 ml, 110 ml घटाएंगे ना, पानी क्या हुआ है, पानी बढ़ाया गया, ठीक ना? तो पानी कितना बढ़ा दिया गया, पानी क्या किया गया, कितना पानी मिलाया गया, तो 10 ml पानी मिलाया जाएगा, जो कि विकल्प नंबर भी हमारा आंसर दे रहा है, ठीक ना? विकल्प नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर, समझ पा रहे हैं ना? जैसे हम पानी मिलाएंगे तो पनिया बढ़ेगा, चीनी की मात्रा हमारी वही रहेगी, चीनी में कोई परिवर्तन हमारा नहीं है। तो चीनी हमारा पहले 34.2 था, तो अभी भी 34.2 ही रहेगा। प्रतिशत में चीनी हमारा बदल गया है, प्रतिशत में चीनी कितना 17.1, 17.1% की वैल्यू 34.2 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगा 200 ml। अब 200 ml बिलियन हो गया, पहले कितना था 90 था, अभी 200 हुआ, तो बढ़ा कितना 110, समझ ना? तो बढ़ा क्या, पानी बढ़ा, पनिया मिलावल जाता हम, तो पानी बढ़ गया कितना 110 ml, तो आंसर क्या देंगे आप 110 ml, ठीक ना? चलिए जस्ट आगे देख लेते हैं, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आप भी उसे हल करेंगे और बताएंगे। हाँ चलिए अंकिता जी बताइए, आप नहीं बताएंगे, दिखाई नहीं दे रहा क्या, हम थोड़ा हट जा रहे हैं या किनारे हट जा रहे हैं। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित एक राशि परिपक्वता पर देय मिश्र धन रुपया 1414, है ना? मिश्र धन कितना मिल रहा हमारा, वेरी गुड, तो मिश्र धन है वो कितना 1400, है ना, 1484 रुपया, है ना? अच्छा, यदि ब्याज दर 2%, देखिए 2% अधिक होती तो प्राप्त मिश्रधन रुपया 26 रुपया 50 पैसा अधिक, देखेंगे कितना रुपया अधिक होता, 26 रुपया 50 पैसा क्या होता अधिक। अच्छा, जो अधिक मिलता है उसको क्या कहते हैं ब्याज, है ना? देखिए मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था, देखिए अब एक वर्ष है ना, अब देखेंगे ब्याज हमारा प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है, प्रतिशत में बढ़ा ब्याज कितना है, बढ़ा ब्याज, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में कितना परसेंट बढ़ रहा है ब्याज 2%। अच्छा, और रुपया में कितना बढ़ रहा है ब्याज, रुपये में बढ़ा ब्याज कितना है, बढ़ा ब्याज कितना है, तो 26 रुपया 50 पैसा, है ना? अच्छा, 2% की वैल्यू 26 रुपया 50 पैसा, 2% जब बढ़ रहा है तो ब्याजवा भी बढ़ गई, कितना 26 रुपया 50 पैसा, 2% की वैल्यू कितना है 26.50 है ना? अच्छा, अब हमको ज्ञात करना है, देखिए प्रश्न क्या ज्ञात करना था, तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया, हमको ब्याज बताना है। अच्छा, 2% की वैल्यू 26.50 है, तो आप मूलधन ज्ञात कर लेंगे, मूलधन की वैल्यू कितना होता है 100%, इसलिए 100% की वैल्यू क्या होगा, हरदम जो भी मूलधन ज्ञात करना रहेगा सो आप करेंगे। अच्छा, कहेंगे प्रश्न सर जी मूलधन कहाँ ज्ञात कर जाता, आप तो ब्याज ज्ञात करेंगे हम, तो मिश्रधन हमन के पता बा, मिश्रधन से यदि हम मूलधन घटा देवल क्या मिली, ताजा मिली ना, तो पता बा कितना रुपया पौले बाटा, हमन से अपन मूलधन घटा दा, जितना रुपया मूलधन बा
तो जो पैसा बचा तो का हो गई ब्याज हो गई। तो देखा कितना पैसा, मूलधन हमारा कितना है, जब प्रतिशत में 100% तो 100% की वैल्यू पता नहीं है तो क्या करेंगे, अब दो से यदि हम डिवाइड करते हैं, 26 का आधा 13 होगा और 50 का आधा 13.25। अब इसका गुणा यहाँ गया, इसका गुणा यहाँ। अब जब 100 में हम गुणा करते हैं 13.25 का, 1325 रुपया क्या, क्या मूलधन, मूलधन की वैल्यू कितनी 1325। तो 1484 में 1325 रुपया क्या हुआ, मूलधन हुआ। मूलधन को यदि हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ब्याज। ब्याज कितना मिला, 4, 14 में से 5 गया, अब जानते होंगे 9, 5, 14 होता है, ठीक ना। अच्छा 7 में से 2 गया तो कितना होता है आपका, 5 होता है, क्लियर है ना। और यहाँ 3, 4 में से 3 गया, 1 हुआ, 159 रुपया क्या मिला हमको, ब्याज मिल रहा है ना। तो ब्याज कितना मिल रहा है, 159, जो विकल्प नंबर डी में हमारा मौजूद है ना। 159 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। इस अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पाइपरोटिंग का क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है प्रश्न आपको आसानी से। दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितनी भर जाएगी, मैं पूछा गया ना। देखिए, ए अपनी क्षमता से काम करेगा और बी क्या करेगा, अपनी क्षमता से काम करेगा। दोनों की क्षमता को जोड़ना है। ए की क्षमता 1/20 है और बी की क्षमता 1/, एक अपोजिट होता है, 1/20 1/36 को आप जोड़ लीजिए, है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। 1/20 1/36 को आप जोड़ लीजिए, और नहीं तो क्या करिए आप, ए का टाइमिंग कितना है 20 घंटा और बी की टाइमिंग कितनी है 36। तब देखेंगे टंकी की क्षमता कितनी लीटर की, आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम 30 और जब 36 का प्लस लेंगे, 4 से 4 25 20 4 9 36, 180 आ, 180 लीटर की टंकी है। अच्छा अब देखेंगे एक घंटा में कितना पानी भर रहा है, कितना पानी भरेगा, 9 लीटर भरेगा, है ना। 190 लीटर को भरने में 20 घंटा, 1 घंटे में 9 लीटर। ये कितना भरेगा, तो देख लेते हैं हम लोग, 5 या 15, ठीक है ना, कितना 5 लीटर पानी भरेगा। और जब दोनों जुड़ेंगे 9 5 14 लीटर पानी क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ए और बी मिल करके 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 14 लीटर पानी भरेंगे। अच्छा अब टंकी को भरने का समय हमको ज्ञात करना रहेगा, तो चेक करेंगे काम हमको कितना करना है और 1 घंटे का काम क्या है, का काम क्या है। टोटल काम कितना करना है, 180 लीटर को भरना है और 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 14 लीटर का काम हो रहा है। हम सरल करते हैं तो 90/7 पाते हैं, 12 7 84, 90 में 7 से जब भाग देगा 84, 12 7 84 में बचल कितना, है ना। तो 12 सही 6/7 घंटे का टाइम लगेगा पूरी टंकी को भरने में। जो कि विकल्प में हम देखते हैं तो 18 घंटा बहुत ज़्यादा है, 15 घंटा भी ज़्यादा है, 10 घंटा कम है, और लगभग क्या है 12 घंटा। तो लगभग अप्रॉक्स आंसर, मान लीजिए 4 आंसर दिया गया, हो सकता है कि 12 से 6/7 रहा हो, 6/7 टाइपिंग न कर पाए हो। तो लगभग अप्रॉक्स हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 12 घंटा। विकल्प नंबर क्या देंगे आप, सी को आंसर दे सकते हैं। इस अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए आयु का क्वेश्चन है ये आपका, रेलवे ग्रुप डी का। सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के ही पूछे है ना, ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है पूरा रेलवे को फोकस करके बनाया गया है, और रेलवे के अतिरिक्त भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो सारे सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, और सारे सब्जेक्ट को क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप समझेंगे, बढ़िया से लगाएंगे, आप अच्छा सा स्कोर करेंगे। और यदि स्कोर आपका आंसर अच्छा से नहीं आ पा रहा है फिर भी आप लगे रहेंगे, 5 7 10 प्रैक्टिस सेट देंगे आप, उसके बाद आपका नंबर आसानी से आना चालू हो जाएगा, है ना। आप भयभीत नहीं होंगे, डरेंगे नहीं कभी भी। अब देखेंगे, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक। रितेश बड़ा है किससे, तो मोहित अच्छा कितना बड़ा है, 12 वर्ष बड़ा है। तो मान लेते हैं, माना मोहित की आयु कितना है, आयु हम एक्स मानेंगे, तो रितेश कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना 12 हो गया, कह रहे ना। अब 17 वर्ष पूर्व, 17 वर्ष पहले चला जाए, ये तो वर्तमान में है, 17 वर्ष पहले, 17 वर्ष पहले जब आप जाएंगे तो छोट रहिए ना, कितने साल, 17 साल, समझ में आता ना। 17 साल पीछे जब जाएंगे 17 साल छोटे रहेंगे, और रितेश भी 17 साल छोटा रहा, कह रहा ना। अब देखिए क्या कंडीशन हुआ, 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु से 4 गुनी बड़ी थी। अब रितेश बड़ा था किससे, मोहित से, कितना गुना, 4 गुना था। रितेश 4 था और मोहित 1 था, है ना। तो मोहित के सामने क्या लिख देंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, और रितेश के सामने 4। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। रितेश बड़ा है किससे, मोहित से। मोहित यदि एक्स रहेगा तो रितेश एक्स प्लस 12 रहेगा, 12 वर्ष जाता है ना, तो जोड़ देंगे 12 साल।
17 वर्ष पूर्व पीछे चला जाता हम आज तो ये ना बाटे तो 17 साल पहले 17 साल माइनस 17 साल माइनस। मोहित की आयु, रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। रितेश क्या था? रितेश मोहित का 4 गुना था, अर्थात रितेश 4 था, मोहित 1 था। मोहित के सामने 1 लिखा जाए तो रितेश के सामने 4 लिखा जाए। तब 17 साल पहले हल कर लीजिए इसे। जब हल करते हैं तो ऊपर क्या मिला हमको? x माइनस 17 मिल गया, और 12 से जब हम 17 घटाएंगे तो x माइनस कितना मिलेगा हमको? 5, है ना। और यहाँ कितना होगा हमारा? 1/4, है ना। अब देखेंगे, हल कर लीजिए इसे। जब आप हल करिएगा तो यहाँ कितना हुआ आपका? 4x माइनस 17 चुको 68 बराबर, है ना। तो हम यहाँ हल कर रहे हैं, यहाँ हल कर रहे हैं, देखिए, है ना। अच्छा, जब आप इसे हल करेंगे तो देखते हैं हम लोगों का क्या हुआ। गुणा करेंगे 4x माइनस 17 चुको 68 का गुणा यहाँ बराबर सिंगल एक्स माइनस कितना? 5। 4x है, सिंगल एक्स है, प्लस है, घट के कितना हुआ? 3x। 68 माइनस है, 5 माइनस है, घट के कितना हुआ? 30। सजाती चिन्ह होने पर हम घटा लेते हैं, है ना। अब सिंगल एक्स की वैल्यू क्या होगा? तो हम 63 में क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, कितना जाएगा? है ना। गुणा की क्रिया भाग में बदलती है, समान चिन्ह होने पर घटा लिया जाता है। एक्स की वैल्यू क्या हो गया? इस तो एक्स क्या माना गया था? मोहित की आयु ना। मोहित की आयु कितना माना गया है? एक्स। तो किसका आयु ज्ञात करना है? मोहित की आयु क्या है? तो मोहित की आयु कितने साल की हो गई? 21 साल हो गया। विकल्प नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आप उसे देखिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 11 के प्रथम 12, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा? देखिए, अब औसत हो गया तो औसत जब भी आपको ज्ञात करना होगा, पहली संख्या जिसका भी क्रमागत संख्या का औसत ज्ञात करना है, लिखेंगे हम लोग क्या? पहली संख्या लिख लीजिएगा, और प्लस क्या करिएगा? अंतिम संख्या को आप लिखिएगा, और बटे क्या करिएगा? है ना। अब देखिए, 11 का प्रथम गुणज से कहाँ बताना है? बारहवां गुणज तक। 11 का पहला क्या हो जाएगा? 11 कम, पहली संख्या क्या होगी हमारी? 11 हो गई। और बारहवां संख्या क्या हुआ? 11 गुणे, हम देखिए 11 गुणे 11 पहला हो गया, और 11 गुणे 12 बताना है, 11 गुणे 12 से गुणा कर देंगे। 11 12 का गुणा करेंगे 132 हो जाएगा, और बटे क्या करेंगे? है ना। जोड़ देंगे, 2 एक कितना हुआ? हो गया, और 3 एक 4 हुआ, 1 हुआ, और है ना। 143/2 करेंगे तो 14 का आधा 7 हुआ, इसका आधा कितना हो गया आपका? 1 हुआ, है ना। तो कितना होगा आपका? हाँ, 171.5 कहीं विकल्प आपका होगा, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। तो विकल्प नंबर दूसरा जो है हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन को देखते हैं। एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे, दिशा में चलने में चाल क्या हुआ? देखिए, पूरी ये पता है, ये दूरी है ना, और समय है ना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है, ये पता हम लोगों को। दूरी कितना? 16 है, और चाल कितना? 2 है। कितना हुआ? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल हो गया? दिशा। अच्छा, और धारा के विपरीत, है ना। अब देखिए, विपरीत चेक कर लेते हैं। विपरीत में चाल उसका क्या हो रहा है? वही दूरी, अर्थात 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लग गया। तो 4 से भाग लेंगे, 4 चौक 16, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब दिशा में चाल कितना हो गया हमारा? देखते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में चाल कितना हो गया हम लोगों का? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा रहा है कि धारा का चाल क्या होगा। अच्छा, छोटा सा बात आप देखेंगे, छोटे से हम देखेंगे धारा का चाल क्या होगा, ये हमको बताना है ना। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग कि दिशा में चाल हमारा ज्यादा होता ना। देखिए, दिशा में चाल दिया गया, दिशा में चाल दिया है ना। दिशा में जब आप चलते हैं, अच्छा, नाव का पता नहीं है तो क्या मानेंगे? एक्स, और धारा को क्या मान लीजिएगा? अच्छा, जब आप दिशा में चलेंगे तो आपका चाल ज्यादा, एक्स प्लस 5 की वैल्यू कितना दे दिया गया? 8। समझ पा रहे हैं ना, कितना दिया गया? दिशा में चाल आपका ज्यादा होगा, धारा आपको ढकेलेगी नाव को, तो एक्स प्लस जोड़ देंगे, 8 आ गया। और जब विपरीत में हम लोग चलते हैं तो हमारा चाल कम हो जाएगा, नाव की चाल कम हो जाएगी, क्योंकि धारा ढकेल देगी। एक्स माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। यहाँ एक्स वाई प्लस माइनस से तुरंत क्या करते हैं? जोड़ते हैं। एक्स एक्स जोड़ेंगे कितना आएगा? 2x, खत्म हो जाएगा। 8 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12। 2x की वैल्यू 12 है, तो सिंगल एक्स की वैल्यू कितना हो गया? क्या? तो एक्स क्या होगा? नाव, नाव का चाल कितना हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव हो गया। और 6 में आप कितना जोड़ेंगे? 8 आएगा, 2 जोड़ेंगे ना, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। वाई क्या हो गया? धारा होगा। तो धारा का चाल क्या हो गया आपका? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि विकल्प नंबर बी में आपके मौजूद है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, जिनको समझ में नहीं आया है एक बार देख लेंगे। नाव
प्रैक्टिस सेट है ये, सेट में आप इतना क्लियर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आप नहीं समझ बात मैं बता रहा हूँ। एक नाव की वो धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 दिशा में दिशा में उसकी चाल कितनी होगी नाव की? दिशा में चाल कितना है नाव का? दिशा में नाव है, नाव की चाल क्या हुआ? चाल बराबर दूरी बटे समय। 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगा दिया, कितना हो गया? 8 किलोमीटर। क्लियर है? अब विपरीत दिशा में देखिए, जब विपरीत दिशा चलता है, विपरीत विपरीत में नाव की चाल क्या हो गया? चाल बराबर दूरी बटे समय। वही दूरी मतलब कितना? 16 किलोमीटर। क्या करने में कितना घंटा? 4 घंटा लगा। 4 घंटा लगा दिया ना। जब काटेंगे 4 चौक 16 कितना हुआ? 4 किलोमीटर। ये दिशा में चाल हो रही क्या है? विपरीत। क्लियर है ना? तब कह रहा धारा की चाल क्या है? पता नहीं हम लोगों को, तो धारा की चाल को हम क्या मान लेते हैं? x। माना धारा कितना है? माना जो धारा है वो क्या है? सॉरी, माना नाव जो है, नाव नाव कितना है? नाव x है, और धारा क्या है ना? क्लियर है ना? अच्छा, अब देखेंगे दिशा में चाल हम चेक कर लेंगे। दिशा में चाल ज्यादा होगा कि कम होगा? दिशा में चाल प्लस होता है, और विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? विपरीत धारा की एंटी में जब चलेंगे चाल हमारा कम होगा, और धारा की दिशा में चलेंगे चाल हमारा ज्यादा होगा। क्यों? धारा ढकेलेगी ना। दिशा में चाल कितना हुआ? x प्लस वाई होगा, जिसका वैल्यू दिया गया 8। देखिए, और विपरीत दिशा में चाल हमारा कम होगा, x माइनस वाई, जिसका वैल्यू कितना दिया गया है? 4। क्या ना 4? अब इसको हल कर लीजिए। ये प्लस माइनस है तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। x कितना हुआ? 2x। ये प्लस माइनस खत्म हुआ, 8 4 कितना हुआ? 12 हुआ। 2x की वैल्यू 12, सिंगल x की वैल्यू कितना हो गया? क्लियर है ना? अब 6 क्या है? x का मान है, और x क्या है पता है ना आपको? x क्या है? यहाँ धारा है। ये कितना नाव है? कितना होगा? 6। अब 6 में आप कितना जोड़ते हैं कि आपका 8 होता है? भाई बताना ना। यहाँ 8 है, अब यहाँ कितना भरना पड़ेगा हमको? 2 ना। तो x प्लस वाई का मान 8 है, x की वैल्यू 6 है, तो y का मान 2 होगा। तो 2 क्या हो गया हमारा? धारा हुआ। धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि विकल्प नंबर बी में हमारा है ना। इस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, थोड़ा हम कर रहे हैं। रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने पर कार में 112 किलोमीटर यात्रा करनी थी। कितना यात्रा करनी थी? 112 किलोमीटर। यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है, तो कार की चाल क्या? ज्ञात क्या करना हमको? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे, क्लियर है ना? दूरी कितना तय करना है? 612 किलोमीटर। और समय कितना है? उसको कितना समय लगा है? 9। क्या लगा है? अब 612 में हम 9 से भाग दे लेते हैं। जब 612 में आप 9 से भाग देंगे, 612 में क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे, तो देखते हैं 612 में जब आप 9 से भाग देंगे, तो 9 अट्ठी 72 ज्यादा हो जाएगा, 9 छः 9 छः 54, ठीक है ना? अच्छा, घटाएंगे 7 4 11 2, 9 अट्ठी 72, ठीक। कितना आ गया आपका? 68 किलोमीटर प्रति, ऊपर किलोमीटर नीचे घंटा, 300 क्या देंगे आप? 68 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा? उसकी चाल हो गई। विकल्प नंबर ए में मौजूद, ठीक ना? पहला क्वेश्चन देख, विपरीत का क्वेश्चन है, आप परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर, कितना? 616 वर्ग मीटर है। इसका व्यास क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 616। अभी मैं सारे टॉपिक को फार्मूले बेस पर बता रहा हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगभग 10-12 प्रैक्टिस सेट यदि आप देखेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत फार्मूला आप समझ जाएंगे। तो मैं सारे जो क्वेश्चन है बस कॉन्सेप्ट पर ही बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से प्रश्न को आप कैसे हल करें, है ना? उसमें किसी फार्मूले की आवश्यकता नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल 616। अब इसका जिसका भी मान दिया रहता है उसका फार्मूला नोट करो। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और अब कितना? 600। पाई का मान कितना है दिया गया? 22/7, आपको पता है 22/7 हुआ। आर स्क्वायर पता नहीं है, यहाँ 616। आर स्क्वायर को पता लगाना है, ये टोटल पोर्शन इधर चला जाएगा, तो जो भाग की क्रिया है वो गुणा में बदलेगी, और गुणा की क्रिया भाग में बदल जाएगी। इसे जब आप हल करते हैं, 22 से भी कट जाएगा, 11 से 11 दूना 22, यहाँ से काटेंगे 11 25 55, 11 छक्का
3 2 से काटेंगे कितना आ गया आपका 28 आ गया। अब यहाँ क्या हमारे पास है आर स्क्वायर बराबर दिया है 28 गुणे 7 करेंगे 196 है ना। ये वर्ग है, वर्ग को खत्म करेंगे तो करड़ी में आ जाता है। ध्यान के एक पक्ष से वर्ग हटता है दूसरा पक्ष करड़ी होता है ना। वर्ग है तो वर्गमूल 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 14 का वर्गमूल है। 196 किसका वर्ग है 14 का। आर का वैल्यू कितना हो गया 14। आर को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते थे ना। अच्छा आपको पता होगा वृत्त में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर कहते हैं। वैल्यू कितना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है पूरी दूरी को क्या कहते हैं हम व्यास कहते हैं। तो यदि यहाँ से यहाँ 14 है और यहाँ से यहाँ भी कितना है 14 है तो व्यास कितना हुआ। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है ठीक है ना। आर गुणे 2 अर्थात 14 गुणे 2 14 गुना 28 पूरी दूरी को व्यास कहते हैं ठीक है ना। तो आर की वैल्यू क्या हो गया हमारा 28 हो गया ठीक है। यहाँ से पूरी दूरी को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। ये क्या है आपका व्यास है और आधी दूरी को क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। 14 14 कितना हुआ 28 तो व्यास कितना हो गया आपका 28 मीटर होगा जो कि विकल्प नंबर सी में हमारे मौजूद है। इस अगले क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। रेलगाड़ी का क्वेश्चन आ गया ये उससे पहले चाल का क्वेश्चन था। अभी आपका रेलगाड़ी का क्वेश्चन प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिया गया है 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात की। रेलगाड़ी का क्या बताना हमको चाल बताना है ना। तो देखते हैं एक एक नियम से पहले हम देख लेते हैं। देखिए जब कोई रेलगाड़ी किसी लंबाई वाले वस्तु को पार करती है ना। जब रेलगाड़ी क्या करती है जब रेलगाड़ी की लंबाई वाले वस्तु को पार करती है लंबाई वाली ठीक है ना वस्तु को पार करती है ठीक ना। तो क्या करती है तो वह अपनी लंबाई किसकी लंबाई अपनी लंबाई और प्लस वस्तु की वस्तु की लंबाई के बराबर ठीक ना लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। बराबर दूरी क्या करती है तय करती है ठीक ना। रेलगाड़ी जब भी किसी लंबाई वाले वस्तु को पार करेगी क्या वो रेलगाड़ी किसी खंभे रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है। रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करती है। रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी को पार करती है। रेलगाड़ी किसी स्टेशन को पार करती है ना। या रेलगाड़ी किसी चहरदीवारी को पार करती है। ऐसे कंडीशन में रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लस उस वस्तु के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है ना। अब हम देखते हैं अब रेलगाड़ी चली कितना है क्योंकि 48 सेकंड में रेल कितनी चली है रेल कितना चली तो रेल कितना चली है दोनों लंबाई को जोड़ लेंगे कितना कितना 725 को और 235 जोड़ेंगे 5 5 10 हो गया और 3 2 5 1 6 हो गया और 7 2 960 मीटर है ना। तो रेलगाड़ी 48 सेकंड में कितना चल गई 960 मीटर चली है ना। अच्छा अब हमको बताना किलोमीटर प्रति घंटा में उसका चाल कितना है। तो 1 घंटा कितना होता है 3600 सेकंड का होता है ना 1 घंटा है ना। तो 3600 सेकंड में रेलगाड़ी कितना चलेगी पता नहीं रहेगा तो है ना। सेकंड है इसलिए हमने नीचे सेकंड लिखा। 48 सेकंड में रेलगाड़ी 960 मीटर चलती है। अब चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है 3600 होता है। 3600 सेकंड में कितना चलेगा पता नहीं मान लेंगे 48 गुना 96 होता है यहाँ गया और यहाँ गया यक्स की वैल्यू 36 में 2 का गुणा करेंगे 36 72 और आगे लिखेंगे इतना मीटर की चाल कितना हुआ 72,000 मीटर प्रति सेकेंड है ना। अर्थात रेलगाड़ी चली कितना इसे किलोमीटर में यदि हम लोग बदल देते हैं 3600 सेकंड चली है 72,000 मीटर चली कितना 3600 सेकंड में अथवा किलोमीटर में जब पूछा जाएगा तो मीटर को जब हम लोग किलोमीटर में बदलते हैं है ना मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं कितना हुआ आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो रेलगाड़ी की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि विकल्प नंबर सी में हमारे मौजूद है। ये आप एक एक नियम से लगा सकते हैं और यदि आप लगाना चाहते हैं फार्मूले से सर फार्मूले से क्वेश्चन कैसे हल होगा तो हमने आपको बताया चाल चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी में क्या करेंगे सब दूरी को जोड़ लेंगे हम लोग जितनी दूरियां हैं 725 मीटर ये है और 235 मीटर ये है ना। 235 मीटर ये है आपका जोड़ेंगे 235 इसको तो 960 मीटर आ जाएगा। तो टोटल दूरी 960 मीटर हो गया और समय कितना है 20 सेकंड देखिए 48 सेकंड कितना है आपका 48 सेकंड। समय में क्या लिखेंगे हम लोग 48 सेकंड लिखेंगे। अब जब इसे हम लोग हल करेंगे कितना आ गया आपका 48 गुना 96 20 मीटर प्रति। अब आपका विकल्प है कहीं 20 मीटर प्रति सेकंड नहीं तो मीटर प्रति सेकंड को क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे।
तो मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा कर, हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। मीटर को बदलेंगे किलोमीटर में 1/1000, सेकंड को घंटे में बदलेंगे 1/3600, डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे 18/5 आएगा। देखिए मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे 18/5, और किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तब 5/18। ध्यान रखिएगा, छोटे में बदलना रहेगा तो छोटा अंक ऊपर, बड़े में बदलना रहेगा तो बड़ा अंक ऊपर। तो हम यहाँ किसका गुणा कर लेंगे 18/5 का, 5 चौक 20 हुआ, 18 चौक 72 हो गया, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, रेलगाड़ी की चाल हो गई थी ना, जो कि विकल्प नंबर सी में हमारे मौजूद है। इस अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 171 मल्टीप्लाई 172 मल्टीप्लाई 173, है ना। हाँ, 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बड़े ही आसान तरीके। 172 आपने लिखा, तीन क्या है 100, सॉरी 71 72 लिखा आपने, 173 को लिखा। अब किससे डिवाइड करना हमको, अतः देखेंगे जब आप 171 में 17 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, एक। कितना बचेगा, यहाँ एक बचेगा ना शेष, ये 10वां गुणज है, एक बचा दिया। जब हम भाग देंगे 17 से, ये भी 17 का 10वां गुणज और प्लस कितना शेष बचा दिया, 2। देखिए 172 में जब आप 17 से भाग देंगे, 17 कम 17 बच गया, कितना आपका, 2 बचा दिया। 173 में जब आप 17 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर 3। ये 1 बचाया, ये 2 बचाया, ये 3 बचाया, और दोनों के बीच कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लीकेशन गुणा है, तो आप गुणा कर लेंगे, 1 गुणे 2 और 2 गुणे 3, 1 2 है 2 और 2 3 6। तो यदि विकल्प में आपका कहीं 6 दिया रहेगा तो आपका वो आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी में हमारा 6 दिया गया है, अतः आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ विकल्प नंबर डी हो जाएगा। तो मैं पर डे आपको एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊंगा, और पर डे मान के चलिए कि हमारे 20-22 टॉपिक हैं, 20-22 टॉपिकों से 20-22 क्वेश्चन हैं, और इन 20-22 क्वेश्चन जो है ये सब आपके आरआरबी ग्रुप डी के हैं और आरपीएफ कांस्टेबल आरआरबी के ही हैं। तो और यदि आप तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इसके बाद भी और भी टॉपिक लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार। अरे यार, पहाड़ से गिरा खजूर पाट का, अभी तो इसको सेट हो जाने दो, उसके बाद तुम एक प्रैक्टिस सेट चलेगा रोज।